हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे बीए फिलोसफी ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के साथ। हम लोग ग्रीक फिलोसफी कर रहे हैं। ग्रीक फिलोसफी में हम लोग जॉनथन बार्न्स की बुक से पढ़ रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट फिलोसफी। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट फिलोसफी। तो बेसिकली हम लोग इसमें यही बात करें जो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा है, विच इज ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड इट इज इन द प्ले लिस्ट ग्रीक फिलोसफी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे सबसे अर्लीस्ट फिलोसफी कहाँ से शुरू हुई। सो इट वाज विद द ग्रीक फिलोसफी, द ग्रीक फिलोसफर्स हु स्टार्टेड विद द अर्लीस्ट फिलोसफी, जो आज हम फिलोसफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं। नाउ in what did their genius consist? What are the characteristics that define the new discipline? Three things in particular mark off the fuzikoi from their predecessors. तो अब हमने पढ़ा था फुजिकोई विच इज फिजिक्स। तो फिजिक्स फुजिकोई की पहले भी एक डिसमेंटल सी लेकिन फिलोसॉफिकल स्टडी थी। तो ऐसी क्या चीज था कि वो स्टडी और ये जो फुजिकोई, जो हमने फिजिक्स पढ़ा, जिनको फुजिकोई नहीं पता, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने फुजिकोई एक्सप्लेन कर रखा है, फिजियोलॉजी एंड फुजिकोई। तो उसमें व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो सबसे पहले सबसे सिंपल डिफरेंस ये था कि जो प्री सोक्रेटिक्स थे उन्होंने वेरी आइडिया ऑफ साइंस एंड फिलोसफी को डेवलप इन्वेंट करा था। इट वॉज देम हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। देखिए, साइंस तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा था, इट वॉज एवरीवेयर, मतलब एज अ स्टडी कि एज अ डिसिप्लिन, एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, साइंस एंड फिलोसफी जो थी वो इन्होंने इन्वेंट की थी। एंड दे हिट अपॉन दैट स्पेशल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड विच इज अ साइंटिफिक और रैशनल वे। तो वो उस साइंटिफिक और रैशनल वे पर आए थे कि अब हमें वर्ल्ड को उस साइंटिफिक तरीके से देखना है कि ओके, इफ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाई इज इट रिवॉल्विंग इन द पर्टिकुलर मैनर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दिस थिंग। तो वो वर्ल्ड को ऐसे देखते थे जैसे वर्ल्ड बहुत ही ऑर्डर्ड है, एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, हर चीज का एक रीजन है, इंटेलिजिबल है, और उसके its history following an explicable course that in its different parts arranged in some comprehensible system. तो हम उन्होंने उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा कि हाउ डिड इट स्टार्ट, उसके पहले क्या होता था, कैसे होता था। मतलब हम आज भी हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं ना, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर डायनासोर्स, देन देयर वर द होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक पूरा सिस्टम एंड अरेंज्ड ऑर्डर के थ्रू वो फॉलो करते हुए उन्होंने इस चीज के बारे में स्टडी करा। तो वर्ल्ड जो था वो एक रैंडम कलेक्शन ऑफ बिट्स नहीं था, इट्स हिस्ट्री वाज नॉट एन आर्बिट्ररी सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो वर्ल्ड जो था वो बहुत ही सिस्टमैटिक था, ऑर्डरली था। ऐसे नहीं कि पूरा रैंडमली कुछ कलेक्ट करके कलेक्शन, रैंडम कलेक्शन का कुछ भी बना दिया। दैट वाज नॉट वर्ल्ड। हर चीज का एक मतलब था, हर चीज का एक रीजन था व्हाई एवरीथिंग वाज हैपनिंग। इट वाज ऑल ऑर्डर्ड। Still less was it a series of events determined by the will or the caprice of the gods. The pre-Socratics were not, so far as we can tell, atheists. They allowed the gods into their brave new world, and some of them attempted to produce an improved, rationalized theology in place of the anthropomorphic divinities of the Olympian pantheon. तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि जो प्री-सॉक्रेटिस थे, now they did somewhere believe in God, they did somewhere have the belief that God did exist. Some things were run by God, some things were controlled by God. Okay, pre-Socrates atheist नहीं थे, ठीक है। अगर जैसे कि पहले ओलंपियन पैंथियन, यानी इसके पहले जो ओलंपियन पैंथियन था वो लोग एंथ्रोपोमॉर्फिक थे। एंथ्रोपोमॉर्फिक डिविनिटीज का मतलब होता है कि दे बिलीव्ड एवरीथिंग वाज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन थिंग। मतलब वो लोग इतना गॉड में या कोई सुपर नेचुरल पावर में बिलीव नहीं करते थे, whereas the pre-Socratics did. They did allow the gods somewhere into their theory. लेकिन उन्होंने गॉड के कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस को हटा दिया, जैसे कि थंडर को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया नेचुरल टर्म्स में कि थंडर ऐसा नहीं है कि भगवान कर रहा है, गुस्से हो गए, भगवान तो हो रहा है। नो, इट वॉज नॉट अ नॉइज मेड बाय माइनोटरी जियस. Iris was the goddess of the rainbow, but Xenophanes insisted that Iris or the rainbow was in reality nothing but a multicolored cloud. तो अब वो धीरे धीरे करके रैशनलाइजेशन को अपने हर चीज को रैशनलाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली गॉड को निग्लेक्ट कर दिया, बट यस, नाउ गॉड का इन्वॉल्वमेंट वो इतना नहीं दिखा रहे थे। हमने एग्जाम्पल देखे थंडर का, रेनबो का। प्री-सोक्रेटिक गॉड जो थे, द गॉड्स ऑफ एरिस्टोटल एंड इवन ऑफ दैट आर्क थीस्ट प्लेटो,
दे डू नॉट इंटरफेयर विद द नेचुरल वर्ल्ड। तो एरिस्टोटल के जो गॉड्स थे या प्लेटो के जो गॉड्स थे, प्लेटो के गॉड्स, एरिस्टोटल के गॉड्स का मतलब जिन गॉड्स में एरिस्टोटल और प्लेटो बिलीव करते थे, और प्लेटो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थीस्ट थे, ही वाज अ स्ट्रिक्ट बिलीवर ऑफ गॉड। तो प्री सोक्रेटिक्स जो थे वो लोग कहीं ना कहीं ये करते थे कि गॉड जो है वो वर्ल्ड के साथ इंटरफेयर नहीं करता, नेचुरल वर्ल्ड के साथ। इट्स नॉट दैट वो थंडर कॉज कर रहे हैं, रेनबो कॉज कर रहे हैं। उन्होंने इन चीज़ों का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि द नेचुरल वर्ल्ड इज नॉट समथिंग कंट्रोल्ड इंटायरली बाय गॉड। द वर्ल्ड इज ऑर्डरली विदाउट बीइंग डिवाइनली रन। बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझाया गया है। उसका ऑर्डर इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब इट कम्स फ्रॉम विद इन, इट इज नॉट एन सुपर नेचुरल एंड एक्सटर्नल पावर जो वर्ल्ड में अंदर से कंट्रोल कर रहा है। ये वर्ल्ड पूरा अंदर से ही अपने आप में सिस्टमैटिक है, उसी तरीके से रन कर रहा है। नेचर के जो इंटरनल प्रिंसिपल्स है वो सफिशियंट है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। और जो भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में हुआ है वो सिर्फ ब्रूट इवेंट्स नहीं थे कि एकदम से हो गया, टू बी रिकॉर्डेड और टू बी एडमायर्ड। वो स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स थे, उनको वैसे ही होना था जो साथ में फिट होके एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि अचानक से हम जैसे कि पढ़ते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम्स के बाद एक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, वार्मथ आई थोड़ी सी, तो इट वाज नॉट कि एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्री सोक्रेटिक्स वो सब जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर था, प्लान था, इट वॉज मेंट टू बी। जो भी पैटर्न्स थे उनके इंटरकनेक्शंस के वो वर्ल्ड के आसपास हर चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। तो मेटाफिजिक्स जो अरिस्टोटल की पहली बुक थी मेटाफिजिक्स, उसमें उन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी का एक छोटा सा अकाउंट लिखा था कि ग्रीक फिलोसफी जो शुरू हुई थी उसकी सबसे शुरुआत में उसकी हिस्ट्री कैसी थी। उन्होंने डिस्कस करा द सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस और क्लॉजेस। तो उन्होंने हर चीज़ को ये करा कि कैसे मतलब एवरी सब्जेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड, उसके कॉजेज बताए गए हर चीज़ के बारे में। उन्होंने खुद ने वो खुद एरिस्टोटल यही चीज़ मानते थे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये 4 कॉजेज थे, और उनको लगाता था कि ये 4 जो है वो धीरे धीरे करके डिस्कवर हुए, 1 by 1। मतलब ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती थी बट उनके प्रेडेसेसर्स ने धीरे धीरे करके इन 4 कॉजेज को डिस्कवर किया। फिलोसफी की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री थी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्कीम्स की, मतलब कि पूरी जो भी स्कीम्स है उनको एक्सप्लेन करने की हिस्ट्री थी। एरिस्टोटल का अकाउंट जो था ये हिस्ट्री का, इसको बहुत तरीके से बायस क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि माना गया कि एरिस्टोटल तो बायस थे कि वो अपने प्रेडेसेसर्स की तरफ से बोल रहे थे, मतलब प्रेडेसेसर्स ने जो लिखा था वो उसी चीज़ के साथ एग्री कर रहे थे, पार्शियल थे। लेकिन एसेंस में एरिस्टोटल सही थे किसी भी रेट पर। इट इज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द नोशन ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट वी मे सी वन ऑफ द प्राइमरी फीचर्स ऑफ प्री सोक्रेटिक फिलोसफी। तो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ने जिस तरीके से अर्ली हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो सही है कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि वो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करे। उनका प्राइमरी फीचर था कि वो इस डेवलपमेंट ऑफ द नोशन ऑफ एक्सप्लेनेशन की वो देखे कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन करना। प्री सोक्रेटिक एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्री सोक्रेटिक्स ने जिस तरीके से अर्थ की हैपनिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो एज जोनाथन बासी सेड, इंटरनल प्री सोक्रेटिक जो थे, प्री सोक्रेटिक्स का मानना था कि दिस वाज द ऑर्डर कम्स फ्रॉम विद इन, इंट्रिंसिक, इंटरनल है, ये पहले से ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, कोई एक्सटर्नल सुपरनैचुरल डिवाइन फोर्स इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिवर्स जो है वो अंदर से फ्रॉम विद इन चल रहा है, उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट फीचर्स हैं, एंड वो जो है वो डू नॉट अपील टू आर्बिट्री इंटरवेंशन फ्रॉम विदाउट। तो जो है वो उनके इंट्रिंसिक इंटरनल स्ट्रक्चर से आ रहा है, एक्सटर्नली कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, वो सब सिस्टमैटिक है। वो नेचुरल इवेंट्स के पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देते, सम ऑफ नेचुरल इवेंट्स, सेम मेथड्स की किस तरीके से व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दैट हैपेंड, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एवरीथिंग। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इन टर्म्स ऑफ विच दे सीक टू अकाउंट फॉर द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो अप्लाइड टू द एक्सप्लेनेशंस ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, इक्लिप्सेस क्यों आते हैं, हेल स्टॉर्म्स क्यों आते हैं, मॉन्स्ट्रस बर्थ्स क्यों होते हैं, कि क्यों कई बार डिफेक्टेड बर्थ्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की प्री सोक्रेटिक्स ने कोशिश की है। फाइनली जो प्री सोक्रेटिक एक्सप्लेनेशंस है वो इकोनॉमिकल है, वो कम से कम टर्म्स का यूज़ करते हैं, कम ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, कम अननोन्स को वो लोग वो करते हैं कि वो ज़्यादातर हर चीज़ों को कम से कम टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नए नए टर्म्स ला रहे हो कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। दे आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन अ वेरी कॉम्पैक्ट मैनर, जो चीज़ प्रेजेंट है उसी प्रेजेंट नॉलेज डेटा को यूज़ करके दे आर एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे एनेक्सी मीन्स फॉर एग्जाम्पल थॉट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल मटीरियल एलिमेंट एयर एंड अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, रेयरफैक्शन एंड कंडेंसेशन।
तो एनेक्सीमीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे हमारे कोर्स में। तो उसमें एनेक्सीमीन्स की थ्योरी ये थी कि एवरीथिंग अराइजेज आउट ऑफ द एयर, एंड एयर के साथ दो उनके ऑपरेशंस होते हैं एयर के ऊपर। एक होता है उस एयर का रेयरफैक्शन और एक होता है एयर का कंडेंसेशन। और इस एयर के रेयरफैक्शन और कंडेंसेशन की वजह से ही एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज रनिंग। ऐसे ही थेलीज जो है वो वाटर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हेराक्लाइटस जो है वो फ्लक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो नेचुरल वर्ल्ड है इट एग्जिबिट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी ऑफ फिनोमिना एंड इवेंट्स। इसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स और फिनोमिना है इसके अंदर। तो वैरायटी जो है उसको हमें ऑर्डरली प्रेजेंट करना है, और ऑर्डर को सिंपल बना दिया गया था। फॉर दैट इज द वे टू इंटेलिजिबिलिटी। ऑर्डर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऐसे नहीं कि ये हुआ उसके बाद ये हुआ फिर पीछे गए, नो, इट वॉज अ वेरी सिंपल सिस्टमैटिक ऑर्डर। जो प्री सोक्रेटिक्स थे उन्होंने सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिंप्लिसिटी को अचीव करने की कोशिश की, जितना सिंपल चीजें हो सकती थी उतना। अगर उनके अटेम्प्ट्स कई बार होता था कि इफ their attempts sometimes look comic when they compared with elaborate structures of modern science, nonetheless the same desires informs both the ancient and the modern endeavors. The desire to explain as much as possible in terms of as little as possible. तो यही बात है कि कई बार जब हम प्री सोक्रेटिक्स के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाउ कम दे आर, मतलब वी ऑलमोस्ट फील इट इज कॉमिकल। हमें मतलब सार्कास्टिक सा लगता है कि ये क्या है, मतलब हाउ कैन यू से, जैसे हमने देखा एनेक्सीमीन्स एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग थ्रू एयर, मतलब एयर ही पूरा प्रिंसिपल चीज हो गया, एयर इज एवरीथिंग। समबडी एक्सप्लेन्स इट थ्रू वाटर, समबडी एक्सप्लेन्स इट थ्रू फ्लक्स। तो ये कई बार हमें कॉमिकल लगता था कि हाउ कम, मतलब थ्रू अ सिंगल थिंग दे आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। एंड उसके कंपैरिजन में जब हम मॉडर्न साइंसेस आज देखते हैं तो वी सी कि अरे ये मॉडर्न साइंस में तो इतना एलैबोरेट करा है, इन्होंने तो बस एयर बोल के सब कुछ छोड़ दिया। बट देन अगेन उनके पीछे का उनका इंटेंशन यही था टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल, जितने कम उसमें पॉसिबल हो, कम से कम शब्दों में, कम से कम मटेरियल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना। साइंस के आज खुद के बहुत सारे स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट्स है, मास, फोर्स, एटम, एलिमेंट, टिश्यू, नर्व, पैरालैक्स, इक्लिप्टिक जोन, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है साइंस में। जो टर्मिनोलॉजी है और जो कॉन्सेप्चुअल इक्विपमेंट है ये सब गॉड गिवन नहीं थे, दीज आर ऑल ह्यूमन मेड। इनको इन्वेंट करा गया, मास वॉज इन्वेंटेड, मास एग्जिस्टेड, बट द टर्म मास, but the realization that mass is there, it was invented, it was discovered. जो pre-Socratics थे they were among the first inventors, very important. pre-Socratics जो थे वो सबसे पहले inventors थे, उन्होंने इन चीज़ों को इन्वेंट किया था, invented certain terms I am speaking, not certain phenomena. Plainly, जो very attempt to provide scientific explanations presupposes certain concepts. Equally plainly, the prosecution of the attempt will bring other concepts to birth. तो सबसे पहले अगर हम देखें ये प्री सोक्रेटिक्स का सिर्फ अटेम्प्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लेन करना यही बहुत कुछ बताता है, मतलब यही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रीसपोज करता है। एंड उतना ही प्लेनली इनका प्रोसिक्यूशन ऑफ द अटेम्प्ट, इनको मतलब इनके लिए इनके ऊपर अटेम्प्ट करना will bring us to the other concepts of birth, हमें बाकी concepts की close लाएगा। The process will not or not often be a self-conscious one. The scientists will not often say to themselves, the scientists will not often say to themselves, here is a curious phenomena, we must elaborate new concepts to understand it and devise new names to express it. ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं बोलेगा अरे इसके बारे में नहीं पता, ये करते वो कहते, नो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में डेवलपमेंट करना, इट्स अ स्ट्रगल, साइंटिफिक स्ट्रगल इन इटसेल्फ। और प्री सोक्रेटिक्स ने इस साइंटिफिक स्ट्रगल के गो थ्रू जाके बहुत सारा फिनोमेना एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पर वो 4 सेंट्रल एग्जाम्पल से अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं जी बात। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का और वर्ल्ड का खुद का। ग्रीक वर्ड है कॉस्मोस, जहाँ पर हमारा कॉस्मोस जो हम COS MOS पढ़ते हैं उसका ग्रीक वर्ड है KOS MOS। और कॉस्मोलॉजी, तो ये कॉस्मोस ग्रीक वर्ड से कॉस्मोस एंड कॉस्मोलॉजी आया है। नाउ मैं कॉस्मोस बोल रही हूँ, बट देन अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ K एंड अ C। अब जो वर्ड है इट वाज यूज्ड बाय हेराक्लाइटस एंड इट मे परहैप्स हैव बीन यूज्ड बाय द फर्स्ट माइलिशियन फिलोसोफर्स। उससे पहले माइलिशियन फिलोसोफर्स थे, जैसे कि फर्स्ट माइलिशियन फिलोसोफर्स में हम थेलीज मान सकते हैं, तो इट वाज सर्टेनली यूज्ड बाय देम, इट मे हैव बीन यूज्ड बाय देम।
ये रिमार्केबल इनफ है कि इन लोगों ने ऐसे कुछ वर्ड को, मतलब एक पूरे यूनिवर्स को एक वर्ड के थ्रू डेजिग्नेट करने की कोशिश की है. दिस वेरी अटेम्प्ट, दिस वेरी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी. एवरीथिंग, द होल वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एक वर्ड के थ्रू डिनोट करने की कोशिश की है. तो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, नॉर्मल बिजनेस डू नॉट रिक्वायर अस टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं तो हम लोग टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात नहीं करें. वी जनरली टॉक अबाउट व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट. लेकिन इफ दोज ग्रीक मतलब इफ दोज फिलोसोफर्स एंड ट्राई टू टॉक समथिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, द टोटलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, हाउ सेल्डम हैव वी थॉट अबाउट द होल यूनिवर्स. ठीक है, कि उसके बारे में कुछ करने या उसको एक्सप्लेन करने के बारे में. बट अगर उन्होंने इस चीज़ की तरफ अटेम्प्ट भी करा है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. फार मोर नोटवर्दी इज द चॉइस ऑफ द वर्ड कॉस्मोस. कॉस्मोस वर्ड को यूनिवर्स के लिए डिनोट करना. जो नाउन कॉस्मोस है ये एक वर्ब से ड्राइव होता है जिसका मतलब है टू ऑर्डर, टू अरेंज, टू मार्शल. तो कॉस्मोस एक ऐसे वर्ब से होता है जिस वर्ब का मतलब है ऑर्डर. तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने ऑर्डर और सिस्टम्स जैसे वर्ड को यूनिवर्स के लिए यूज किया है. इट इज यूज बाय होमर ऑफ द ग्रीक जनरल्स मार्शलिंग देयर ट्रूप्स फॉर बैटल. दस अ कॉस्मोस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट. कॉस्मोस मतलब एक ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. इट इज अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट मोर ओवर. और उन्होंने उसी वर्ड को कॉस्मोस को फॉर डिनोटिंग द होल टोटलिटी ऑफ द यूनिवर्स यूज करा है. तो ऑर्डिनरी ग्रीक में नॉट ओनली ऑर्डरिंग बट ऑल्सो एन अडोर्नमेंट. Hence the English word cosmetic. Cosmetic हम क्यों यूज करते हैं? For an adornment, for the beautification of a thing, something which beautifies and is pleasant, जो कि बहुत अच्छा है, सुंदर है. तो उन्होंने इस cosmos, the choice of the word cosmos for denoting the universe is an extraordinary thought in itself. Cosmos जो है वो universe है, the totality of things, लेकिन it is the ordered universe, it is the elegant universe. कॉस्मोस यूनिवर्स है लेकिन वो ऑर्डर्ड है, वो एलिगेंट है, वो ब्यूटीफुल है. ये जो कंसेप्ट है कॉस्मोस का, इसमें एक एस्थेटिक पर्पस भी है, सिर्फ एक साइंटिफिक पर्पस नहीं है. तो इसीलिए ये जो है वो ये बहुत ज़्यादा ग्रीक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं. इट इज़ व्हाट मेक्स इट ग्रीक, कि ये जो एस्थेटिसिटी ऐड करी है टू द यूनिवर्स. बट ऑल्सो एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू मोर इम्पॉर्टेंटली इट हैज़ एन इसेंशियली साइंटिफिक एस्पेक्ट. तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है. कॉस्मोस जो है वो नेसेसरीली ऑर्डर्ड है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए समझना कि कॉस्मोस इज समथिंग ऑर्डर्ड, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सप्लिकेबल होना चाहिए. हमारे लिए प्रिंसिपल इसका जो पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि इट इज़ ऑर्डर्ड, इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू समथिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. सेकेंड टर्म जो ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहते हैं दैट इज फूजीज. फूजीज इज नेचर. अब जो प्री सोक्रेटिक्स थे, जैसे जे बांस ने कहा था, दे वर लेटर रिगार्डेड एज फूजीकोई, जिसको हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में अभी पढ़ चुके प्रीवियस वीडियो में. उनके वर्क्स जो थे उन्हें पेरी फूजीज का टाइटल दिया जाता था. तो दे देमसेल्व्स यूज द टर्म फूजीज, वो खुद फूजीज टर्म का यूज करते थे. प्रेजेंट में इसके बहुत सारे मतलब हेराक्लाइटस के बहुत सेवरल फ्रेगमेंट्स हैं, एंड इट इज पॉसिबल टू सपोज दैट इट वाज आल्सो यूज्ड बाय द माइलिशियंस. तो हेराक्लाइटस यूज कर रहे थे, तो ये मानना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो माइलिशियंस से भी यूज करा जाता होगा, क्योंकि हमारे पास माइलिशियंस के बहुत ज़्यादा रिटन या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिट कोर हार्ड कोर एविडेंसेस नहीं है, वट एवर देयर थ्योरीज और वट एवर दे सेड. हेराक्लाइटस की कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन है, माइलिशियंस के बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं. द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम अ वर्ब मीनिंग टू ग्रो. तो फूजीज का मतलब है टू ग्रो. एक ऐसे वर्ब से फूजीज आता है जिसका मतलब है टू ग्रो. अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर इस चीज़ में कि देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल वर्ल्ड. कि नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल इज समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी, दैट हैज़ द पावर टू ग्रो, टू चेंज, टू ग्रो इन टू बिगर, बेटर, वट एवर, लॉन्गर, एनीथिंग. टेबल्स, कार्ड्स, प्लाउज, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं. एंड परहैप्स सोसाइटीज एंड लॉज एंड जस्टिस, ये सब आर्टिफिशियल मैन मेड चीज़ें हैं. दे डोंट हैव द एबिलिटी टू ग्रो. ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं, दे हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस, डिजाइनर्स, एंड दे आर नॉट नेचुरल. उनमें कोई नेचर नहीं है, दे डू नॉट ग्रो. जबकि दूसरी तरफ ट्रीज, प्लांट्स, स्नेक्स, रेन्स, क्लाउड्स, माउंटेन्स, अकॉर्डिंग टू देम दे ग्रू. तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है. तो दैट इज हाउ दे यूज द वर्ड फूजीज. दे यूज द वर्ड फूजीज फॉर नेचर बिकॉज फूजीज का मतलब होता है टू ग्रो. तो दे यूज इट फॉर नेचर, मतलब नेचुरल थिंग्स आर दोज दैट ग्रो इन टू समथिंग दैट हैज द एबिलिटी एंड पावर टू ग्रो, टू चेंज. लेकिन डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो है वो does not exhaust the significance of the notion of nature. In one sense, the word nature designates the sum of natural objects and natural events in the sense of discourse on nature, is to talk about the whole of the natural world. Fuzis and cosmos come to much the same thing. लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम देखते हैं कि फूजीज और कॉस्मोस कहीं ना कहीं
एक जैसी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट भूल गई कि टेक्ने इज द ग्रीक टर्म फॉर आर्टिफिशियल, तो नेचुरल के लिए फूजीज एंड आर्टिफिशियल के लिए टेक्ने। लेकिन दूसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ द वर्ड कम सर्व्स टू डिनोट समथिंग विद इन ईच नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो हेराक्लाइटस के कुछ अर्ली फ्रेगमेंट्स में जो टर्म फूजी है वो डेजिग्नेट्स नॉट द कॉस्मोस एज अ होल बट रैदर अ प्रिंसिपल विद इन ईच नेचुरल पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। कि कॉस्मोस जो है वो पूरे टोटलिटी की तरफ ना करते हुए इट इज़ अ प्रिंसिपल, हर एक पार्ट ऑफ कॉस्मोस की बात की जा रही है। जब प्री सोक्रेटिस इंक्वायर्ड इनटू नेचर, दे वर इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स। They were not inquiring into nature but the nature of things, the cosmos of things. कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि ग्रो करती है, जो कि ह्यूमन मेड नहीं है, हैज़ अ नेचर ऑफ इट्स ओन। प्री सोक्रेटिस ने इस चीज़ को अज्यूम करा था और वो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। इसका नेचर जो है वो इट इज़ एन इंट्रिंसिक फीचर ऑफ इट, उसकी इसेंशियल फीचर है, उसका नेचर जो है वो उसके विद इन है। और हर चीज़ का हर नेचुरल ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक इंट्रिंसिक और डिफरेंट नेचर है। Moreover, it is an explanatory feature. The nature of an object explains why it behaves in the way it does. तो हम जब प्री सोक्रेटिस ने नेचर ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था तो वो ये बता रहे थे कि कैसे मतलब हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, व्हाई आर दे वर्किंग द वे दैट दे आर। सभी साइंटिस्ट इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि फूजीज ऑफ थिंग्स में, नेचर ऑफ थिंग्स में। हर साइंटिस्ट को जानना है कि हाउ कम अ फ्लावर इज ग्रोइंग बाई इट सेल्फ, इट इज ब्लूमिंग एंड देन वो फिर मुरझा भी जाता है, हाउ द फ्रूट इज राइपनिंग एंड देन फॉलिंग बाई इट सेल्फ। A chemist investigating some stuff, say gold, is concerned to find out the underlying or basic properties of gold. एक केमिस्ट जो गोल्ड के बारे में कर रहा है तो वो गोल्ड की बेसिक प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश कर रहा है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड जो है वो उसके एटॉमिक वेट से समझने से एसोसिएटेड है। तो फिर वो ये प्रॉपर्टीज बताएगा, उसके एटॉमिक वेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कि क्यों गोल्ड शाइनी है, क्यों वो येलो है, क्यों उसको हम वो डक्टाइल, उसको इन वायर्स हम कर सकते हैं इनटू शीट्स, मैलिएबल है, सॉफ्ट है, येलो है, शाइनी है, क्यों सल्फ्यूरिक एसिड में मिल जाता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों गर्मी में पिघलता नहीं है। केमिस्ट जो है वो गोल्ड की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा है, उसका एसेंस पता करने की कोशिश कर रहा है, उसका नेचर या फूजीज पता करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंडिस्पेंसिबल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पहले प्री सोक्रेटिस ने एस्टैब्लिश किया था, टू फाइंड आउट, टू इंक्वायर अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स। नेचर एक प्रिंसिपल है और एक ओरिजिन ऑफ ग्रोथ है। नेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से ग्रोथ का ओरिजिन होता है। थिंग्स कम आउट ऑफ द नेचर एंड देन दे ग्रो। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं हमें नेचर से मिलती है। द नोशंस ऑफ प्रिंसिपल एंड ओरिजिन इंट्रोड्यूस अस टू अ थर्ड प्री सोक्रेटिक टर्म। अब हमने पहला कॉस्मोस पढ़ लिया, सेकंड हमने फूजीज पढ़ लिया, नाउ द थर्ड प्री सोक्रेटिक टर्म इज आर्के। नाउ द वर्ड वी आर टोल्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एनाक्सिमेंडर। तो हमें हमारे उससे मतलब ये है कि आर्के द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एनाक्सिमेंडर। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। इसका मतलब क्या है? इसका कॉग्नेट वर्ड का मतलब है टू बिगिन, टू कॉमर्स या टू रूल, टू गवर्न। तो आर्के का अगर हम ऐसे वर्ब देखें, उसका कोर वर्ब देखें तो इट मीन्स टू बिगिन। एंड आर्के इज दस अ बिगिनिंग और ओरिजिन एंड इट इज ऑल्सो अ रूल और अ रूलिंग प्रिंसिपल। तो आर्के जो था वो एक ओरिजिन है, एक बिगिनिंग है जिससे चीज़ों की शुरुआत होती है, और वो एक रूलिंग प्रिंसिपल है, एक गवर्निंग प्रिंसिपल है जो चीज़ों को गवर्न करता है। आर्के इज इन फैक्ट द नॉर्मल ग्रीक वर्ड फॉर एन ऑफिस और मजिस्ट्री। तो नॉर्मली ग्रीक में आर्के मतलब एक ऑफिस, एक मजिस्ट्री। एंशिएंट फिलोसफी के जो राइटर्स थे वो ऑफन वर्ड प्रिंसिपल का यूज़ करते थे या फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ करते थे, ठीक है, एंशिएंट फिलोसफी में। तो वो आर्के की बात करने के लिए, और यहाँ पर जो हमारे राइटर है जेवान्स वो भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। The term is apt, providing that the reader keeps in mind the Latin etymology of the English word. A principle is a principium or a beginning. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि द फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब द बिगिनिंग, द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। द इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग लीड्स अस इजीली टू अ सर्च फॉर प्रिंसिपल। जब हम नेचर ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है, नेचुरली हम उस कोर्स में आ जाते हैं कि देन ओके हम चीज़ों की नेचर करें, बट हाउ डिड इट अराइव इन द फर्स्ट प्लेस? तो उस चीज़ की बिगिनिंग कहाँ से हुई? नेचर इज ग्रोथ। वॉट देन डज ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम? अगर नेचर ग्रोथ है, ठीक है, नेचर से जो भी चीज़ें आती है वो ग्रोथ है, तो फिर ये जो है वो ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होती है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ? द ओरिजिन्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो ग्रोथ के प्रिंसिपल्स क्या है? ये चीज़ें कैसे अपने आप में ओरिजिनेट होती है, अपने आप तो कैसे, मतलब हाउ
कहाँ से, कैसे, किन चीज़ों से, ये क्वेश्चन जो है ये विल रेडिली आस्क विद द कॉस्मोस एज अ होल। हम पूरे यूनिवर्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डिड द होल यूनिवर्स बिगिन, और यही चीज़ हम नेचुरल चीज़ों के बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछे कि हाउ डज वन थिंग बिगिन, गोल्ड कहाँ से मिला हमें, गोल्ड जहाँ से मिला वो चीज़ कहाँ से मिली, what are its first principles, what are the fundamental elements, fundamental operations which design its structure and career। ये इंक्वायरी इनटू द आर्के was in this way closely associated with cosmology। तो आर्के में इंक्वायरी मतलब कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस के बारे में क्वेश्चंस पूछना, विद ऑल्सो विद एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्स के विल इंक्लूड इट्स बेसिक स्टफ और स्टफ्स। एविडेंटली हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी बेसिक स्टफ या यूनिवर्स के किसी स्टफ से बनी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्मोस में इंक्वायर करना मतलब उन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंक्वायर करना कि जिनसे सभी नेचुरल चीज़ें पैदा हुई है, बनकर आई है। जो प्री सोक्रेटिक इंक्वायरीज थे वो इनएविटेबली क्रूड थे। जैसे थेलीज जो थी इनएविटेबली क्रूड मतलब बहुत ज़्यादा रफ थे, डिफाइन नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया थेलीज जो थे वो वाटर में बिलीव करते थे। उनका बिलीव था कि आर्के कॉस्मोस, जो कॉस्मोस का आर्के है वो वाटर है, मतलब कॉस्मोस का फर्स्ट प्रिंसिपल जिससे हर चीज़ निकल के आई है वो वाटर है या कोई लिक्विड है। तो कॉस्मोस में हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बॉटम में पानी से बनी, गोल्ड भी पानी से बना है। क्यूकम्बर्स आर 100% वाटर, नॉट 99% एज मॉडर्न culinary पंडित से। तो आज के समय में जो culinary पंडित्स मतलब जो फूड वो कहते हैं उनके हिसाब से क्यूकम्बर्स 100% वाटर से बने। तो डिफरेंट स्टफ वी फील आर इन थेरीज में मर्ली मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जो जितनी भी अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं पानी का मॉडिफिकेशन है। जैसे कि हम लोग आज सोचते हैं कि कोल और डायमंड कार्बन के मॉडिफिकेशन है, कार्बन में थोड़ा प्रेशर डालो तो कोल और ज़्यादा प्रेशर डालो तो डायमंड। थेलीज ने सजेस्ट किया था इज फॉल्स इन फैक्ट। तो थेलीज का जो सजेशन है वाटर, ये गलत है, ऑफकोर्स नॉट एवरीथिंग कैन बी आउट ऑफ द वाटर, लेकिन ये फूलिश नहीं है। इट वॉज वेरी साइंटिफिकली थॉट ऑफ एंड साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय थेलीज, ये हम आगे देखेंगे। फोर्थ जो उनके टर्म है, अब हमने आर्के पढ़ लिया, हमने कॉस्मोस पढ़ लिया, हमने फूजीज पढ़ लिया। फोर्थ टर्म जो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज लोगोस। अब ये जो वर्ड है लोगोस, इट इज इवन हार्डर टू ट्रांसलेट देन आर्के। आर्के तो हमने बिगिनिंग, ओरिजिन कहीं ना कहीं देख लिया। अब लोगोस जो है ये इसका करस्पॉन्डिंग वर्ब हम देख सकते हैं लेगियन है, जिसका मतलब है टू से या टू स्टेट समथिंग। दस अ लोगोस इज समथिंग पेड, लोगोस इज समथिंग सेड और स्टेटेड। तो जब हेराक्लाइटस अपनी बुक स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू दिस लोगोस, जब इस लोगोस के साथ अपने रेफरेंस के साथ स्टार्ट करते हैं तो शायद उनका मतलब ये स्टेटमेंट या ये पूरा अकाउंट, माई लोगोस इज सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो जब वो लोगोस की बात करें तो शायद ऑल द थिंग्स दैट द पर्सन इज स्टेटिंग और सेइंग। लेकिन इस वर्ड का एक और रिचर मीनिंग है, डीपर मीनिंग है। टू गिव अ लोगोस और एन अकाउंट ऑफ समथिंग इज टू एक्सप्लेन इट। किसी चीज़ का लोगोस देना मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, वो ऐसा क्यों है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना। सो दैट अ लोगोस इज ऑफन अ रीज़न। लोगोस एक ज़्यादातर, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो एक ज़्यादातर एक रीज़न है कि वाई थिंग्स आर द वे इट इज़, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था। जब प्लेटो सेज दैट एन इंटेलिजेंट मैन कैन गिव अ लोगोस ऑफ थिंग्स, तो उनका मतलब था कि इंटेलिजेंट मैन जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता है, फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है, बट रादर दैन ही कैन एक्सप्लेन और गिव द रीजन फॉर थिंग्स कि वाई इज दैट थिंग द वे इट इज, उसका रीजन देना है। Hence, by an intelligible transference, logos comes to be used of the faculty in which we give reasons. तो logos को कैसे यूज़ किया गया है कि मतलब जिसमें हम किसी भी चीज़ का रीज़न प्रोवाइड करते हैं, जबकि हमारा ह्यूमन रीज़न। In this sense, logos may be contrasted with perception, so that the Parmenides, for example, can urge his readers to test his argument not by their senses but by their logos. तो Parmenides जब कहता है कि अपने रीडर्स को कि आर्ग्यूमेंट्स को टेस्ट करो, तो नॉट उनके सेंसेस के थ्रू नहीं, उनके रीजन के थ्रू टेस्ट करो, जो आपका लॉजिक है उसके थ्रू टेस्ट करो। जो इंग्लिश टर्म लॉजिक है इट डिराइव्स अल्टीमेटली फ्रॉम दिस सेंस ऑफ द वर्ड लॉ। तो लॉजिक भी कहीं ना कहीं लोगोस से ही आता है। It cannot be said that the pre-Socratic established a single clear sense for the term logos or that they invented the concept of reason or of rationality. तो हम ये नहीं कह सकते कि प्री-सोक्रेटिस ने सबसे क्लियर सेंस इस टर्म का मतलब यूज़ किया था लोगोस, लेकिन वो जब इस लोगोस टर्म का यूज़ करते थे तो वो किसी भी चीज़ के बारे में इस्टेब्लिश करने के लिए पहला स्टेप है, जो साइंस और फिलोसफी से सबसे ज़्यादा सेंट्रल है, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग। ये जो टर्म लोगोस है इट ब्रिंग्स
J Barnes to the third of the three great achievements of pre-Socrates. तो 2 अचीवमेंट हमने लिया, जो थर्ड अचीवमेंट था pre-Socrates का वो ये था, their emphasis on the use of reason, rationalization, argument, evidence. ऐसा नहीं कि उन्होंने हवा में कुछ भी बोल दिया. They relied on evidence and reason. उनकी थ्योरीज वो अपने रीजन पे, एविडेंस के ऊपर बेस करते थे. प्री-सोक्रेटिक जो थे वो डॉगमेटिस्ट नहीं थे, मतलब दे डिड नॉट रेस्ट कंटेंट विथ मेयर असर्शन. सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ असर्ट कर ली, कोई भी चीज़ एक चीज़ मान ली और हो गया वो उसके अंदर इंक्वायरी करते थे, उसके पीछे की एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते थे, उसको जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे. दे वर acutely aware of the explanations required by the giving of reasons. तो बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर थे कि हमें उसके लिए रीजंस देने की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है. ये हम देख सकते हैं अर्लीस्ट ऑफ द प्री-सोक्रेटिक थिंकर्स में. इवन व्हेन देयर क्लेम्स सीम मोर स्ट्रेंज एंड लीस्ट जस्टिफाइड, तो वो कई बार बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही लीस्ट जस्टिफाइड क्लेम्स भी करते थे, जैसे हमने वाटर एयर देखा, लेकिन स्टिल दे वर बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय रीजन. थेलीज ने कहा था कि सभी चीज़ों में सोल है, एवरीथिंग इज अलाइव. तो ये एकदम बिजार डॉक्ट्राइन ही था. He argued it by appealing to the case of the magnet. थेलीज का कहना था कि everything has a soul. The artificial things वगैरह, every artificial thing also have a soul. तो थेलीज ने ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी assume नहीं कर दिया कि अच्छा सब में सोल होता है. उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी करा है मैग्नेट के केस से या स्टोन के केस से. तो अब स्टोन से ज़्यादा क्या लाइफलेस लगेगा. हम तो और किसी को बोलते पत्थर दिल, तो मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, दिल नहीं है, सोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेट के पास ये पावर है कि वो चीज़ों को मूव कर सके. हम एक मैग्नेट को अगर आप एक सेफ्टी पिन के पास रखें तो सेफ्टी पिन उड़ के मैग्नेट की तरफ आएगी. सो इट हैज़ दैट पावर, इट पोजेसेस द पावर टू मूव थिंग्स. तो थेलीज एक्सप्लेन करता है कि व्हेन इट कैन डू समथिंग लाइक दैट, मतलब इट हैज़ सोल इन इट, इट हैज़ द एबिलिटी टू मूव अदर थिंग्स, टू मेक देम पुश और टू पुल देम. तो ये लिविंग थिंग्स का एक वो है ना, हम लोग चीज़ों को अपने हाथ से अपनी तरफ खींच सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तो ये तो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी. तो इसी तरीके से थेलीज एक्सप्लेन करता है कि व्हेन ही सेज दैट मैग्नेट्स हैव सोल्स, तो व्हाई ही सेज दैट मैग्नेट्स हैव सोल्स. अब ये एरिस्टोटल लेटर टुक इट एज वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स विद सोल और लिविंग थिंग्स दैट दे पोसेस सच अ मोटिव पावर. तो एरिस्टोटल बाद में इस चीज़ को, द एबिलिटी टू मूव, पुश और पुल थिंग्स, इस चीज़ को एरिस्टोटल ने एक ऐसा वो ले लिया कि अच्छा अगर हमें किसी भी चीज़ को अलाइव बताना है, मतलब व्हेन इट हैज़ द मोटिव पावर टू मूव डिफरेंट थिंग्स. तो थेलीज ने ये कंडक्ट किया कि मैग्नेट भले ही वो पत्थर जैसा दिखता हो बट इट हैज़ अ सोल. क्योंकि इट हैज़ अ पावर टू मूव थिंग्स. ये आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रेसिव ना लगे. हो सकता है वी थिंक कि दिस इज़ अ वेरी रबिश सी डॉक्ट्राइन, तो वी मे नॉट बिलीव कि मैग्नेट्स अलाइव, हम बिलीव करते ही नहीं है कि मैग्नेट्स अलाइव है. नॉर वी शुड रिगार्ड द अट्रैक्टिव पावर्स ऑफ द पीस ऑफ स्टोन एज एविडेंस ऑफ लाइफ. तो ये सब नहीं कि हम लोग एक पत्थर फेंकते हैं तो चीज़ हिलती है, तो हमें ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव, ये एविडेंस बहुत ज़्यादा रैशनल ना लगे. बट यहाँ पर जे बार्न्स का पॉइंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट द डॉक्ट्राइन दैट दे प्रोवाइडेड, इट्स द इंटेंशन बिहाइंड द डॉक्ट्राइन, कि कैसे उन्होंने व्हेन दे सेड समथिंग इट वाज नॉट अ मियर अजम्पशन, सिर्फ उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा, मान लिया, ऐसे भी कुछ भी absurd सा नहीं बोल दिया. उसके पीछे उन्होंने पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया, एविडेंस प्रोवाइड किया कि इफ दे आर सेइंग समथिंग व्हाई आर दे सेइंग इट दैट वे. सेकेंड प्री-सोक्रेटिक फेज के जो थिंकर्स थे, they face this love of argument is more obvious and more pronounced. अब जो सेकेंड फेज थे प्री-सोक्रेटिक थिंकर्स का, उनमें आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा होता था, और ज़्यादा वो डिस्कशंस के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे वर्क करते थे. उनमें इंडीड आर्ग्यूमेंट बिकम्स द सोल मीन्स टू ट्रूथ एंड परसेप्शन इज रिगार्डेड एज फंडामेंटली इल्यूजरी. तो परसेप्शन नहीं, उनके लिए आर्ग्यूमेंट सोल मीन था ट्रूथ के लिए. आर्ग्यूमेंट करना, रीजन प्रोवाइड करना वाज द ओनली ट्रूथ फॉर देम. पार्मेनिडीज, मेलिसस, जीनो की राइटिंग जो थे उनमें सिर्फ और सिर्फ चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और कुछ नहीं. जो प्री-सोक्रेटिक अचीवमेंट है यहाँ पर इस लैंग्वेज में, ग्रीक इज आइडियली सूटेड फॉर रैशनल डिस्कोर्स. इट इज रिच इन पार्टिकल्स एंड इट कैन एक्सप्रेस नुआंसेस एंड नाइसिटीज ऑफ थॉट विच इन लैटिन और इंग्लिश आर नॉर्मली कन्वेड बाय द टोन ऑफ वॉइस और द मैनर ऑफ डिलीवरी. तो यहाँ पे जो प्री-सोक्रेटिक अचीवमेंट हम देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो राइटर है वो कहीं ना कहीं उसे ग्रीक लैंग्वेज को भी एट्रीब्यूट करते हैं कि इंग्लिश और लैटिन में अगर हमें किसी भी चीज़ का उतना इन्फ्लुएंस दिखाना है तो हमें उसको उस तरीके से बोलना पड़ेगा. इट विल बी द टोन ऑफ आवर वॉइस, जिससे वो हम चीज़ कन्वे कर पाए, हमारी जो फीलिंग उसके साथ हम लोग बोल रहे हैं. लेकिन ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज जो है वो उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को विदाउट, मतलब हमें उसमें टोन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बाय राइटिंग, जस्ट द लैंग्वेज कैन कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स.
ऐसा अकॉर्डिंग टू राइटर, द राइटर बिलीव्स कि उसमें हमें कोई बहुत उसमें वॉइस टोन वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं, या फिर मतलब इवन इफ इट इज़ रिटन ऑन पेपर, ग्रीक कैन एक्सप्लेन थिंग्स बेटर, जो कि इंग्लिश में हमें बोल के हमें टोन दिखाना पड़ेगा। ग्रीक पार्टिकल्स जो है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज का पार्ट है, एंड नॉट डिवाइसेस पेक्यूलर टू अकेडमिक राइटर्स, मेक एक्सप्लिसिट एंड ऑब्वियस व्हाट अदर लैंग्वेजेस नॉर्मली लीव इम्प्लिसिट ऑब्स्क्योर। लिटिल वर्ड्स लाइक सो, देयरफॉर, फॉर, विच इंग्लिश कस्टमरली ओमिट्स or includes at the cost of tedious pedantry are normally expressed in a Greek text. So therefore, so, for जैसे वर्ड जो इंग्लिश टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं मिलते हैं, वो ग्रीक में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करे हुए हैं। तो मेलिसस के जो फ्रेगमेंट्स थे, जैसे कि वो ऐसे बहुत सारे इन्फरेंशियल, therefore this, hence this, though, although, so, for, प्री सॉक्रेटिक राइटिंग जो है वो अपने स्लीव्स में रैशनैलिटी पे, मतलब प्री सॉक्रेटिक राइटिंग्स हैव रैशनैलिटी इन देम। ये इंपॉर्टेंट है टू सी एग्जैक्टली व्हाट दिस रैशनैलिटी कंसिस्टेड इन। जैसे कि उन्होंने पहले भी इंडिकेट कराया, द क्लेम इज नॉट द प्री सॉक्रेटिक्स वर पर्टिकुलरली गुड एट आर्ग्यूइंग और द रेगुलरली प्रोड्यूस साउंड आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर वापस से वो अपनी इस पॉइंट को रीट्रेट कर रहे हैं कि जे बार्न्स इज नॉट सेइंग कि प्री सॉक्रेटिक्स जो है वो अच्छी तरीके से आर्ग्यूमेंट करते थे, आर्ग्यूइंग में अच्छे थे, नहीं। दूसरी तरफ ऑन दी कॉन्ट्ररी जो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बहुत सारी थ्योरीज फॉल्स हैं, गलत है, उनके आर्ग्यूमेंट्स अनसाउंड है, कुछ तो भी फालतू चीज़ें बोल रहे हैं। It is not as harsh a judgment as it may seem, for the same could be said of virtually every scientist and philosopher who has ever lived. तो उनकी हर आर्ग्यूमेंट अनसाउंड है, उनकी हर थ्योरी फॉल्स है, बट द आइडिया कि हाउ दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू एविडेंस इज व्हाट द राइटर इज पॉइंटिंग अस एट। Secondly, the claim is not that the pre-Socratic studied logic or developed a theory of inference and argument. वो ये नहीं बोल रहे कि pre-Socratic जब वो लॉजिक पढ़ते थे और इन्फ्रेंस और आर्ग्यूमेंट की थ्योरी उन्होंने डेवलप करी, नहीं। कुछ ट्रू है, कुछ उनके माइंड की पावर, नेचर के बारे में एक्सप्लेन करती थी, ह्यूमन नॉलेज की स्कोप्स वगैरह, लेकिन द स्टडी ऑफ लॉजिक वॉज इन्वेंटेड बाय एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल राइटली बोस्टेड दैट नो वन बिफोर हिम हैड अटेम्प्टेड टू मेक एक्सप्लिसिट एंड सिस्टमैटिक द रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच गवर्न नेचुरल थॉट। तो एरिस्टोटल बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को बोस्ट करते हैं कि उनके पहले किसी ने भी इस चीज़ की तरफ अटेम्प्ट नहीं किया। थर्डली, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्री सॉक्रेटिक्स थे वो क्रिटिकल थिंकर्स थे। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट द एसेंस ऑफ साइंस इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो है वो साइंस का एसेंस है। जब तक हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो साइंस का एसेंस होता है। In as much as science lives by the constant critical appraisal of theories and arguments, साइंस तभी भाई साइंस जिंदा ही क्रिटिक्स की वजह से। अगर हम चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हम न्यू थ्योरीज कैसे हमें पता लगेगी। वेदर और नॉट दैट इज सो, द प्री सॉक्रेटिक्स वर नॉट एविड क्रिटिक्स। प्री सॉक्रेटिक्स जो थे वो एविड अच्छे क्रिटिक्स नहीं थे, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते थे। हम लोग ये बात कह सकते कि एक प्री सॉक्रेटिक का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता था, और नो प्री सॉक्रेटिक एवर इंडल्ज इन द एक्सपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स व्यू। प्रेडेसेसर्स व्यू तो बहुत ज़्यादा वो अपने प्रेडेसेसर्स को जो थे वो क्रिटिसाइज नहीं करते थे। पार्मेनिडीज अर्ज्ड हिज रीडर्स टू क्रिटिसाइज हिज व्यूज, बट हिज अर्जिंग्स वेंट अनआंसर्ड। तो पार्मेनिडीज ने कहा था अपने रीडर्स के लिए कि आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ क्रिटिसाइज, आप बताओ कि व्हाट आर द मिस्टेक्स इन माई व्यूज़, क्या मैं गलत हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ। लेकिन ऑफकोर्स वो अनआंसर्ड थे, किसी ने इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जितना पार्मेनिडीज ने एक्सपेक्ट किया था। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन डिड नॉट कम इनटू इट्स ओन अंटिल द 4th century। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन 4th century BC में आया है, उसके पहले नहीं। 400 BC के पहले इतना एविडेंट नहीं था। पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे वर, मतलब थ्योरीज भी जो आती थी दे वर जस्ट एक्सेप्टेड। What then is the substance of the claim that the pre-Socratics were champions of reason and rationality? तो फिर अब जे बार्न्स कहते हैं कि जब वो क्रिटिक्स नहीं थे तो हम कैसे बोल सकते कि वो रीजनल थे, रीजनेबल थे, वो रैशनल थे, कोई इन्हें क्रिटिसाइज तो करता नहीं था, कुछ भी बोल देते थे। तो वो इस तरीके से कि दे ऑफर रीजन्स फॉर देयर ओपिनियंस, दे गेव आर्ग्यूमेंट्स फॉर देयर व्यूज। जो सोचते थे उसके लिए आर्ग्यूमेंट देते थे, उनके जो ओपिनियंस थे, जिस चीज़ में बिलीव करते थे उसके लिए वो रीज़न प्रोवाइड करते थे। They did not utter ex cathedra pronouncements. Perhaps that seems an unremarkable achievement कि वो अपने खुद के reasons को argument provide कर रहे हैं, खुद के opinions के लिए reasons provide कर रहे हैं। It is not. On the contrary, it is the most remarkable, most praiseworthy of the 3 achievements. सबसे ज़्यादा praiseworthy जो अभी हमने 3 achievements पढ़े हैं ऊपर कि कैसे वो where was the second achievement कि हाँ दे डेवलप लॉजिक और ऑल ऑफ दिस। तो जो ये हमने अभी 3 पढ़े हैं उनके अचीवमेंट्स
कि how they used to add rationality, reasons, arguments and all of these things, and they used to argue about things, तो और they used to reason about things. तो इन सभी में से सबसे remarkable achievement यही है कि they offered opinions, they offered arguments for their own views. Those who doubt the fact should reflect on the maxim of George Berkeley, the 18th century Irish philosopher. All men have opinions but few think. सभी के पास opinion तो है but बहुत कम उसको express कर पाते हैं, बहुत कम उसको सोचते हैं. So with this हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट कवर हुआ है सिर्फ अभी तक हमने एक बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ाया ऑफ द फिलोसफर्स, अर्ली फिलोसफर्स. अब हम लोग यूनिट 1 के नेक्स्ट पार्ट में थेलीज और एनाक्सिमेंडर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.